चलो अपने पास सोचो ये कोई क्लोज कंटेनर था, ठीक है। पहले इस क्लोज कंटेनर में जो आपके पास वॉल्यूम है ना किसी भी गैस का वो बस यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। इनिशियली इसमें जो अपने पास गैस की हाइट है वो इतनी है, तो मैं कह देता हूं ये लेंथ हो गई। इसको आप एल भी कह सकते हो या फिर एच भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसका जो बेस है अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो सिलेंडर है, जितने भी अपने पास फ्लास्क होते हैं कंटेनर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इसके बेस का ना एक एरिया ले लेते हैं और इसके बेस का एरिया कितना ले लेते हैं हम लोग यहां पर ए, ठीक है। इसका बेस का एरिया कितना ले लेते हैं, मतलब जितना ये बन रहा है उतना ही ये भी रहा होगा। ये एरिया कितना आएगा, इसका एरिया ऑफ बेस ए आएगा, ठीक है। तो पहले यहां पर हम लोग ये सारी टर्म्स मेंशन कर देते हैं जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ए यूज करा है, ये ए क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। और एल क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ गैस लेवल इनिशियली, कि आपके पास जो गैस थी वो इनिशियली कितनी हाइट तक यहां पर भरी हुई है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो होगा क्या, यहां पर आप ना एक पी प्रेशर लगाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक पी प्रेशर लगाओगे तो इसको आप दबाओगे यहां से। तो जब आपने इस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर पी लगाया यहां से, पी मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, किस पे अप्लाई किया हम लोगों ने, ये गैस पर, ठीक है। पर ध्यान रहे गैस अपना खुद का भी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, जो कि इंटरनल प्रेशर रहेगा। तो हमारा जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है ना, बस ये ध्यान रखना ये उससे कम है अभी, ठीक है, हाँ उससे कम है। तो ये जो P यहां पर लग रहा है इट इज लेस देन द P इंटरनल। ये P इंटरनल कौन एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्टेड बाय गैस। तो जो गैस थी ना, ये इंटरनल प्रेशर किसने एक्सर्ट किया है, गैस ने। आपने कौन सा प्रेशर लगाया है, एक्सटर्नल P वाला, ये कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि कंप्रेशन नहीं होगा, क्या होगा मेरे पास, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि भाई अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है। तो अब इसका लेवल जो था इनिशियली अब ये तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। और मैं मानता हूं बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटा छोटा चेंज आ रहा है, हल्का हल्का चेंज आ रहा है। और मैथ्स में जब भी हल्के चेंज को बताते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, वो हल्का चेंज कितना आया, डीएल, ठीक है। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं गैस विल एक्सपैंड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कर रही है, एक्सटर्नल प्रेशर पी के, तो देयरफॉर स्मॉल चेंज इन गैस लेवल, कितना ले लिया मैंने वो स्मॉल चेंज, डीएल हो गया, ठीक है। तो भाई इसका मतलब आपकी गैस वर्क डन कर रही है, ठीक है, काम कर रही है, तभी तो अपना जो लेवल है वो बढ़ा पा रही है। तो स्मॉल वर्क डन बाय द गैस, कितना ले लेंगे इसको, डीडब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल वर्क डन, ठीक है, छोटा छोटा वर्क डन करेगी, क्योंकि आप जो प्रेशर लगा रहे हो ना, ध्यान रहे कि हम लोग जो प्रेशर लगा रहे हैं पहली बात ये कांस्टेंट है, ठीक है। आप बढ़ाओगे नहीं, ऐसे नहीं पहले ज्यादा कर रहे हैं फिर कम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स कर रहे हैं, धीरे धीरे पुश कर रहे हैं इसको नीचे तक। ये बात आई समझ में, जितना यहां तक अपने पास यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो आपके पास ये वर्क डन है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, एफ इनटू एस, कितना फोर्स लगा, ठीक है, या किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताओ ये जो छोटा वर्क डन यहां पर डीडब्ल्यू हुआ है, ठीक है, फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण, डीएल का, छोटा छोटा जो डीएल की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी जब जब गैस अपने पास यहां पर एक्सपैंड करेगी, ठीक है। ये जो छोटी छोटी जो लेंथ है लेवल अपने पास यहां पर राइज होता हुआ चला जाएगा। तो ये जो डीडब्ल्यू किसके इक्वल आया अपने पास, एफ इंटू डीएल के। अब आपको भी पता होगा ऑल्सो, अभी आप इसको कह दो कि ये इक्वेशन 1 है। अब अपने पास जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, क्यों, क्योंकि पी किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन ए के, तो एफ किसके इक्वल हो गया, प्रेशर इंटू एरिया के, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर
ये जो एरिया है, ये प्रेशर कौन सा लेंगे बताओ, प्रेशर इंटरनल लेंगे एक्सटर्नल लेंगे? क्योंकि वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है यहां पर, एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, ये फोर्स कौन सा है आपका, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन जो गैस कर रही है ना, वो किसके अगेंस्ट कर रही है, आपके एक्सटर्नल फोर्स के, तो प्रेशर भी वही वाला लिया जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है मेरी, वो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? अगर आप इक्वेशन 1 से यहां पर अपने पास वापस ये चीज निकालोगे, तो इक्वेशन 1 अपने पास अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी कि भाई जो dw था वो किसके इक्वल हो गया, F की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, P इंटू A इंटू dl। अब जरा इस बात पे ध्यान देंगे, यहां पर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ठीक है, ये एरिया किसका है, बेस का एरिया है, इतना एरिया, तो ये बेस एरिया है वो। अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये किसका फॉर्मूला होता है मैथ्स में, वॉल्यूम। बिल्कुल सही, एरिया ऑफ बेस की अगर मल्टीप्लाई हाइट से हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एरिया है ना, ये आपका वो कंटेनर का बेस है, मतलब ऐसा समझना है पानी, जो भी पानी जो गैस थी अपने पास, वो गैस इस मैनर में जो भी एरिया कवर करेगी वो बेस के एरिया के इक्वल होगा। तो ये ए लिया है तो ये भी ए है, सर्कुलर जो रिंग बन रही है यहाँ पे। अब ये डीएल लेंथ ऊपर चढ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वॉल्यूम ऊपर कितना चढ़ रहा है, कितना वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है। तो ये जो ए इंटू डीएल है ना, अब ये ए इंटू डीएल वो छोटा वॉल्यूम हो गया, तो ये बन गया पी डॉट डीवी। जहां पर ये डीवी क्या है अपने पास, ये आपके पास स्मॉल वॉल्यूम चेंज है जो कि अकर होगा ड्यूरिंग एक्सटर्नल प्रेशर एप्लीकेशन। जब आपने बाहरी प्रेशर लगाया तो उसके कारण जो भी यहां पर वॉल्यूम चेंज आया उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, यहां पे डीवी बोल दिया। तो ये समझ आया, dw इक्वल्स टू पी डीवी हम लोगों ने कैसे निकाला है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो जब भी किसी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बनानी होती है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो टोटल वर्क डन है W वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। इसका मतलब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, P इंटू डीवी का। अब लिमिट लगाएंगे क्योंकि भाई वॉल्यूम आपके पास ना कांस्टेंट थोड़ी है। ठीक है, चाहे मेरे पास एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, पर वॉल्यूम V1 से V2 जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो इंटीग्रेशन करते वक्त आपको बताया गया होगा भाई कांस्टेंट को बाहर बुला लेते हैं। आपको भी पता है कि ये जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है मेरे पास, एक्सटर्नल है, और हमने पहले ही कहा था कि मैं जो प्रेशर है वो चेंज नहीं करूंगा। तो ये प्रेशर कैसा हो गया आपके पास, कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाना चाहिए, P बाहर आ गया ना। अब किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, dv का। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। ठीक है, और लिमिट क्या लगेगी, v1 से v2। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये बन गया p v2 माइनस v1। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहां पर, p v2 माइनस v1। और एक बहुत जरूरी चीज जिसको आपको नहीं भूलना है, ये वर्क डन अभी है कौन सा, ये वर्क डन बाय द गैस है। ठीक है, और गैस मेरे पास क्या थी यहां पर, सिस्टम। या आपके पास वर्क डन बाय द गैस है या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब एक बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, वो क्या होती है, वो होती है आज का जो लेटेस्ट आईयूपीएसी कन्वेंशन है, वो आपको कहता है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो नेगेटिव है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है। ठीक है, अभी जो चीज मैंने यहां पर बोली, अब आप इसको जरा ध्यान से समझना। अपने पास अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एसआई कन्वेंशन हमारे पास दो तरीके के वर्क हैं। एक है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, और एक क्या है आपके पास, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब आप मेरे को खुद बताओ, अगर आपके सिस्टम पे वर्क हो रहा है, अगर आपके सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये गैस एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कौन सा वर्क हो गया मेरे पास, कंप्रेशन का। और वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर गैस वर्क डन करेगी तो फिर तो वो एक्सपैंड ही होना चाहिए,
तो ये कौन सा वर्क डन हो गया अपने पास? एक्सपेंशन का वर्क डन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पता है कैसा होता है आपके पास? ये पॉजिटिव होता है और ये वाला कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है मेरे पास? नेगेटिव है। ठीक है, सिस्टम वर्क डन करेगा तो नेगेटिव है, सिस्टम पे वर्क होगा तो पॉजिटिव है। ठीक है, अभी हम लोग जो केस लेकर के चल रहे हैं वो क्या है? ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? वर्क डन बाय द सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको अब जो फाइनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ाएंगे उसमें ना एक नेगेटिव इंक्लूड हो जाता है, और उस नेगेटिव की इंक्लूजन को आप लोग समझना। तो मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो फाइनल एक्सप्रेशन में जो W है इसमें ऐसे होता है, ये माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया? V2 माइनस V1। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी का मतलब क्या है मेरे पास? चेंज इन वॉल्यूम। ये किसको बता रहा है? आपके V2 माइनस V1 को बता रहा है। पर ये फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाया? ठीक है, फॉर्मूले में माइनस क्यों लगाया, इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं क्यों होता है। ठीक है, नहीं वो भी नहीं है, कॉस थीटा यहां पे रीजन नहीं है। केस 1, ये वर्क डन जो है ना, ठीक है, वर्क डन आपको भी पता है कि भाई मेरे पास एक कंप्रेशन का होगा, एक एक्सपेंशन का होगा। ठीक है, चलो मैं आपको बोलता हूं कि अपने पास जो केस है वो एक्सपेंशन का बन रहा है। अगर एक्सपेंशन होगा तो आप मेरे को बताओ V2 ज्यादा होगी या V1 ज्यादा होगी? V2। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो क्या ज्यादा रहेगा आपके पास? V2। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहां पर V2 माइनस V1 की बात करूं तो जो W है, W की वैल्यू क्या आएगी? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था ना, तो डेल्टा V कैसा आ रहा है आपके पास? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका वर्क डन कैसा आया बताओ मेरे को? कैसा निकल करके आ रहा है आपका वर्क डन? नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा लिया है हम लोगों ने? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव था, बिल्कुल आ रहा है नेगेटिव एक्सपेंशन का, इसलिए नेगेटिव हम लोगों ने यहां पर यूज करा हुआ होता है ताकि आप अपने साइन कन्वेंशन के साथ मिलकर के चल सको। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता था भाई अपने पास? दूसरा केस क्या हो सकता था बताओ? दूसरा केस होता कि हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर? कंप्रेशन हो रहा है। और अगर कंप्रेशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो V2 कम हो जाएगा और V1 ज्यादा रहा होगा। तो अब आप जब वर्क डन का यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूले में माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। अब ये डेल्टा वी कैसा हो गया आपके पास? ये नेगेटिव हो गया। तो अगर आपका डेल्टा वी नेगेटिव हो भी जाए ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? तो वर्क डन कैसा निकल करके आ गया मेरे पास? पॉजिटिव। कर रहा है आपके साइन कन्वेंशन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास फॉर्मूला ये लगाएंगे हम लोग हर जगह। ठीक है, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, सिर्फ पी डेल्टा वी कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा इसको? माइनस पी डेल्टा वी। तभी आपके साइन कन्वेंशन जो है मैच करेंगे। आप अपनी मर्जी से कभी साइन मत लगाना। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करना। अगर आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 ऑब्वियसली बात है बड़ा हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो V2 छोटा हो जाएगा। पर आप इसका ये साइन मत चेंज कर देना। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो गलती करते भी हैं। वो क्या कहते हैं कि जब एक्सपेंशन हो रहा है ना तो वर्क डन नेगेटिव होता है, मतलब वो तब तो इसको इंक्लूड करते हैं, पर कंप्रेशन के वक्त पता है क्या करते हैं? इसके आगे ना प्लस लगा के सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज ही पुट करना है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन अगर हो रही है तो वॉल्यूम चेंज में डिनोट कराना उसको, फॉर्मूले में नहीं। तो ये है आपके पास सबसे पहला डेरिवेशन जो कि आपके पास रहेगा इस फॉर्मूले के लिए। और ये है मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला हो गया आपके पास? ये वर्क डन का। ठीक है, और ये वर्क डन कौन सा है मेरे पास? एक्सपेंशन का भी हो सकता है, कंप्रेशन का भी, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, इसीलिए इसको ना WPV लिखा होता है। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है। आई बात समझ में? तो प्रेशर वॉल्यूम जो अभी हम लोगों ने वर्क डन निकाला था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कितना आया था हम लोगों के पास? प्रेशर वॉल्यूम जो हम लोग वर्क डन निकाल करके आए थे उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन है। कौन सा वर्क डन था अपने पास? ये एक्सपेंशन का या फिर कंप्रेशन का। ठीक है, ये था वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अब हमें वो वर्क डन पढ़ना है जो कि एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होगा, और ये वर्क डन क्या होगा आपके पास? आइडियल गैस करेगी। ठीक है, वर्क डन जो कि आइडियल गैस करेगी, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है यहां पर? कंडीशन लगी हुई है रिवर्सिबल एक्सपेंशन की।
ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन जब होता है तो आप एक बात यहां पर समझना, कल हम लोगों ने दो प्रेशर की बात करी थी, एक था आपके पास इंटरनल प्रेशर और एक कौन सा था मेरे पास, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, यही है। अगर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हैं तो कभी भी एक्सपेंशन की जो रिवर्सिबिलिटी है उसको अचीव नहीं करा जा सकता, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर और अगर अंदर वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक्सपेंशन वहां पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन के लिए अंदर से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या बाहर से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। इट मींस जो इंटरनल प्रेशर है इट शुड बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम कहते हैं कि धीरे धीरे जब गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी रिवर्सिबिलिटी में, तो जो इंटरनल प्रेशर है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, और वो जो छोटा छोटा प्रेशर वो बढ़ाती हुई चलेगी, वो क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, डीपी। ठीक है, ये वो छोटा छोटा प्रेशर है जो कि गैस अपने पास एक्सपेंशन के दौरान बढ़ाएगी। अब हमारे फॉर्मूले में जो प्रेशर यूज होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, पी इंटरनल माइनस डीपी। यही आया आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ गई यहां से, एक्सटर्नल प्रेशर की, जो कि कितना निकल करके आ रहा है, पी इंटरनल माइनस डीपी। आई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, आपने जो फॉर्मूला लिया था उस फॉर्मूले में इसको यहाँ पर अपने पास पुट करेंगे और अपने पास यहाँ पे जो आंसर है देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। तो जब यहाँ पे एक्सपेंशन की कोशिश होगी तो भाई गैस धीरे धीरे वर्क करेगी, स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वर्क डन बाय गैस, इसको डिनोट किससे किया जाएगा, डीडब्ल्यू से। तो ये डीडब्ल्यू किसके इक्वल होगा भाई मेरे पास, पी डीवी के। यही तो था, अरे वो पी डेल्टा वी है ना, तो बस ये हो जाएगा माइनस का पी और ये आ जाएगा यहां पर डी। ठीक है, माइनस पी डीवी, जिसमें प्रेशर कौन सा रहेगा, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर की जगह यहां पर ये वाली इक्वेशन लिख दूं तो मेरे को बताओ डीडब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस पी इंटरनल माइनस डीपी इंटू डीवी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी और माइनस इंटू माइनस प्लस डीपी इंटू डीवी। ठीक है, यही बन रहा है अपने पास। अब जरा इस वैल्यू को देखो जो डीपी इंटू डीबी है। डीपी क्या था, वो छोटा प्रेशर जो वो बढ़ाते हुए चलेगी, और डीबी का मतलब है जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो डीबी है वो छोटा वॉल्यूम चेंज। तो जब भी कोई दो छोटी क्वांटिटीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है ना, अब ये वो छोटी क्वांटिटीज है जो आपके पास वन से छोटी है। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है जब भी कोई दो नंबर जो कि वन से छोटे हो अगर ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर अपने पास और भी छोटा हो जाता है। अगर मैं 0.1 की मल्टीप्लाई 0.1 से ही कर दूं ना तो नंबर क्या हो गया, 0.01। तो ये आपके ऐसे ही दो नंबर्स हैं जो कि पहले से ही बहुत छोटे हैं, लेस देन वन वाली क्वांटिटी है जीरो के रिस्पेक्ट में जो चलती है। तो जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो इसको ना हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे या क्या मान लेंगे, नियरली जीरो। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कि सिंस डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी ऐसा होते हुए देखा होगा, तो देयरफॉर हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डीपी इंटू डीवी को। ठीक है, डीपी इंटू डीवी को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां से नेग्लेक्ट कर दिया। तो मेरे पास जो डीडब्ल्यू बचा, अब जो मेरे पास फाइनल वर्क डन बचा वो किसके इक्वल आया, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी के। इंटरनल मतलब वो प्रेशर जो कि आपके उस गैस चैम्बर में प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूं अपने पास सिलेंडर में प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाता है भाई अपने पास, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डीडब्ल्यू का। तो इसका मतलब अपने पास इंटीग्रेशन यहां पर किसका होगा, माइनस पी डीवी। और वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रही थी, V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, यही था। अब अपने पास एक इक्वेशन होती है, ये जो वर्क डन आया है वर्क डन आपके पास इसकी इक्वल आ रहा है मेरे पास, टोटल वर्क डन। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन कहती है,
इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, ये जो P इंटू वी है ये किसके इक्वल होता है अपने पास, एनआरटी के इक्वल होता है। आई बात समझ में, पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया अपना, एनआरटी हो गया। तो अगर मैं आपको कहूं तो ये P इंटू वी बन रखा है यहां पर, ये P इंटू वी यहां पे जो बन रखी है अपने पास, अब इसको रिप्लेस करेंगे। P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T यहां पर आपके पास टेम्परेचर होता है। ठीक है, अभी क्या है कि एक चैप्टर होता था आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर इसको पढ़ाते थे, वो सिलेबस में नहीं है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हाँ बता देता हूं वैल्यू, ये आपके पास एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है ये 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आई बात समझ में, और इसी की वैल्यू आपके पास 0.0821 भी होती है। ठीक है, वो तब होती है जब आपके पास वो लीटर एटीएम इनवर्स में मेजर हो, तब 0.0821 लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर जो डीपी था, ये डीपी जो अपने पास है, ये डीपी क्या बता रहा था आपको, डीपी का मतलब क्या होता है, तो वही जो आप लोग बदलते हो हर हफ्ते, डीपी 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 पिक्चर वाली डीपी बात, डिस्प्ले पिक्चर कहते हैं जिसको। ध्यान रहिए वो डीपी नहीं है, डीपी का मतलब है ये आपका ना वो स्मॉल प्रेशर है, ये वो स्मॉल कांस्टेंट प्रेशर है। जिसके थ्रू गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। ठीक है भाई, आई बात समझ में, क्या बोला गया यहां पर, डीपी क्या है आपके पास, डीपी वो एक छोटा प्रेशर है जिसके थ्रू आपकी वो गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही थी। अब बात यहां पे ध्यान से समझना, जो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखा है, ये क्यों लिखा है यहाँ पे देखो, ये आपके पास पी इंटू वी इक्वल्स टू जो एनआरटी आ रहा है, मेरे को करनी है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा, मेरे को बताओ कि अगर मैं प्रेशर की यहां से वैल्यू निकालू, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, एनआरटी बाय एनआरटी अपॉन वी, यही आएगा, एनआरटी अपॉन वी आएगा। तो एक काम करते हैं, अब जो मेरी इक्वेशन 1 है ना, उसमें जो प्रेशर है, प्रेशर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, एनआरटी अपॉन वी, क्योंकि भाई जो इंटरनल प्रेशर है, एक बात समझो, इंटरनल प्रेशर जो है ये वो गैसियस प्रेशर है जो गैस लगा रही है एक्सपैंड होने के लिए। ठीक है, इंटरनल प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जो गैस लगाएगी अपने पास एक्सपैंड होने के लिए, जो आपके वहां पर है। और डीपी मतलब वो छोटा 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 अपने पास कांस्टेंट प्रेशर जिसके थ्रू वो बढ़ रहा है। मोल में नहीं रहेगा, ये यहाँ पे रहता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको। तो वर्क हम लोगों ने बोला था कि वर्क कैसे निकल रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल इंटू डीवी का, कहां से कहां तक, V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, और अभी अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से क्या बना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बना कि जो P है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, एनआरटी अपॉन V के। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, अब जरा यहां ध्यान देंगे, अब थोड़ी मैथ्स लगेगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से माइनस को बाहर बुला रहे हैं, V1 से V2 जा रहा है आपका इंटीग्रल। P की जगह मैं क्या कह रहा हूं, P की जगह आप क्या पुट कर दो, एनआरटी बाय V इंटू डीवी। देखो N, R और T ये तीनों कांस्टेंट है, मेरे को कोई बताएगा ये तीनों जो कांस्टेंट है उनमें से N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट, पर T कांस्टेंट क्यों है, T क्यों कांस्टेंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी टेम्परेचर आता है वो T है, ध्यान रहे कोई इसको टाइम ना कर दे, T का मतलब टेम्परेचर होता है। यहां पढ़ो, यहां पर ये कुछ लिखा है यहां पे, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपका टेम्परेचर क्या रखा गया है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो भाई ये तीनों तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन होने से पहले, और अगर ये बाहर आ गए तो W किसके इक्वल हो गया, माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन V1 से लेकर के V2 तक। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/V का विद रिस्पेक्ट टू डीवी। आप लोग मेरे को बताओ कि 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है,
वन बाई वी का इंटीग्रेशन। अरे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता था ये? log x, वो भी नेचुरल लॉग। अरे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। ठीक है, तो अपने पास अब जो ये वर्क डन है, अगर मैं इस वर्क डन को यहां पर आगे लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है 1/v। भाई अब मेरे को बता दो यहां पर ये जो 1/v है मैं इसको क्या लिखूं? 1/v किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/x dx, 1/v dv। तो ये क्या बन गया? log v, और उसमें भी नेचुरल लॉग है। अभी इसका जो बेस है वो 10 नहीं है, ये कॉमन लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग है। अब क्या करते थे? अब करते थे भाई अपने पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन करते हुए तो ये बन जाएगा log v2 माइनस log v1। ठीक है, फिर log की अपने पास एक फॉर्मूला होता है, log की एक प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। log a माइनस log b कौन सी प्रॉपर्टी है? log a माइनस log b जो प्रॉपर्टी है ये बनती है आपकी log a अपॉन b से। log a अपॉन b को क्या कहते हैं हम लोग? log a माइनस log b। तो ये जो log a माइनस log b यहां पे लिखा हुआ ये बन जाएगा log v2 बाय v1। देखो माइनस को बाहर रहने देना, कुछ बुक्स में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, वहां पे ना माइनस बाहर नहीं लेते वो, तो वो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो ना v1 अपॉन v2 हो जाएगा। जिसको आप v2 बाय v1 पढ़ रहे हो v1 बाय v2 हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पर, जो कि रहेगा मेरे पास इस लॉग का बेस। कितना दे रखा है आपको इस लॉग का बेस? यहां पर नेचुरल लॉग है ये। ठीक है, इसका बेस ई है, यूलर्स नंबर कहते हैं इसको। अगर आपको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई होती है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वहां पर? 2.303 से। तो आप इसकी 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? माइनस 2.303 nRT और log टू द बेस 10। अब log का बेस 10 हो गया और फॉर्मूला बन गया v2 बाय v1। ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि आपको ध्यान रखना है, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स हुआ करेंगे। ठीक है, n हो गए मेरे पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, r क्या है अपना? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कितनी थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और इसी की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, टी किसको डिनोट कर रहे हैं यहां पर? टेम्परेचर को कोई टाइम ना लिख देना गलती से, बस। V2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। तो स्टार्ट करते हैं अभी आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके ऊपर ये चैप्टर है। यहां पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अब इस लॉ को यहां पर हम लोग समझेंगे। देखो लॉ में क्या है, लॉ में ना दो तरीके से आपको लॉ को ट्रीट करना है। एक तो है स्टेटमेंट और दूसरी रहेगी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब जिसको हम डेरिवेशन कहते हैं। अब स्टेटमेंट को आप समझना कि इसकी स्टेटमेंट आपको क्या बताना चाह रही है, पहले स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। देखो आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनमें से एक स्टेटमेंट को तो आप फेमिलियर होंगे, जो कि कौन सी है? सबसे पहली वाली। ये क्या बात करती है? ये बात कर रही है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये वाली अगर मैं बात करूं तो ये सबने पढ़ रखा है। ठीक है, सभी ने पढ़ रखा होगा ये वाला लॉ। उसी के बाद अब आ जाओ थोड़ा सा इसकी प्योर फॉर्म पे। ठीक है, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ी गई कई सारी टर्म्स को कोरिलेट करती हुई दिख जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है ना यूनिवर्स की, वो हमेशा क्या रहती है आपके पास? कांस्टेंट रहती है। अब आपको भी पता है कि यूनिवर्स में दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से? यूनिवर्स में एक तो आता है सिस्टम और दूसरी क्या आती है मेरे पास? सराउंडिंग। तो यूनिवर्स में एक तो सिस्टम है, दूसरा सराउंडिंग है। इसका मतलब यह है कि अगर सिस्टम ने हीट लूज करी तो सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग ने अगर हीट लूज करी तो सिस्टम में गई।
तो इसका मतलब है कि ये जो हीट है ना, या जो एनर्जी है, वो एंट्रैप रहेगी किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट है आपके पास? यूनिवर्स का। इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, ये ना कभी ज्यादा होगी ना कभी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह से एनर्जी निकली है तो कहीं दूसरी जगह गई होगी, ठीक है, बट यूनिवर्स को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है, ना आपके पास एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर जो एनर्जी है मेरे पास, जितनी भी एनर्जी शुरू में अवेलेबल रहेगी वो लास्ट तक अवेलेबल होगी। अब इसके ना जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये तो स्टेटमेंट हो गई भाई इंग्लिश में, पर लोग कहेंगे हमें ऐसा समझाओ तो ऐसा हो क्यों रहा है। जब इन पे क्वेश्चन किया गया तो साइंटिस्ट ने क्या एफर्ट लगाए लोगों को समझाने के लिए। जैसा सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये तो आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में भी होता रहता है। यहाँ पे पहला वाला जस्टिफिकेशन आप लोग देखो, पहले वाले जस्टिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? When a certain quantity of some form of energy disappears, an exactly equivalent amount of some other form of energy must be produced। ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर किसी लिमिटेड अमाउंट में या सर्टेन अमाउंट में कोई एनर्जी गायब हुई होगी ना, तो उसी वक्त कोई नई एनर्जी उतने ही अमाउंट में बन भी गई होगी। नीचे उसका एग्जांपल क्या दे रखा है आपको? एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रिक फैन। अब जब पंखा चलता है तो क्या होता है? उसके पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो भाई जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगी होगी वो सारी की सारी अभी किसमें कंज्यूम हो रही है? फैन को चलाने में। ठीक है, तभी तो आपका बिजली का खर्च आ रहा है, नहीं तो कभी बिजली का खर्च आता ही नहीं। तो ये जो बिजली का खर्चा है क्यों आया? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी अपने पास? मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि फैन के ब्लेड्स को वहां पर घुमा रही है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसके ऊपर तो अभी भी हमारे पास कई सारी जो रिसर्चेस है वो चल रही हैं। बोला क्या गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन का मतलब है कोई भी एक ऐसी मशीन जो कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करे। कॉन्टिन्यूसली मतलब चलती रहे, एक बार फ्यूल डालें तो रुके ही ना। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई ऐसे जो मशीन है वो आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब भी कोई मशीन वर्क करेगी तो वहां पे लॉस जरूर होगा एनर्जी का। ठीक है, तो भले ही आपने इंटर कन्वर्जन का प्रोसेस डाल दिया, पर आप लॉसेस को नहीं रोक सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी यहां पर आपने बिजली और फैन का एग्जांपल लिया। अब फैन का काम तो हवा देने का है ना, पर जब फैन आपको हवा दे रहा है तो फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, लेकिन फैन गर्म भी तो हो रहा है। फैन का काम गर्म होना तो नहीं है, पर आप रोक नहीं सकते इस चीज को। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस को नहीं रोका जा सकता। बल्ब होता है, बल्ब का काम लाइट देना है, पर वो भी हीट हो रहा, तो आप वहां भी नहीं रोक पा रहे हीटिंग। तो कहते हैं इसीलिए आप कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते जो कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहे, हर एक चीज गर्म होती है। तो आपके पास जो मशीन्स होती है, मशीन्स में प्रॉब्लम क्या होती है? मशीन्स आपके पास लॉसेस देती हैं। ठीक है, जब तक आप लॉसेस को ओवरकम करके जीरो नहीं कर देते ना, तब तक ऐसी मशीन नहीं बना सकते। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे पास रिसर्च भी चल रही है। अब अगली चीज क्या आती है? कहते हैं कि देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में क्या है? एक डायरेक्ट रिलेशन। और वो क्या है कि जब भी कभी 4.184 जूल का वर्क होता है ना, तो उसके पीछे हमेशा कितनी कैलोरी कंज्यूम होती है? 1 कैलोरी। अब जो कैलोरी है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और वर्क की यूनिट क्या रहती है अपने पास? जूल। तो अगर कहीं पे 4.184 जूल का वर्क हुआ होगा ना, 4.2 जूल का वर्क हुआ होगा, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी उसके पीछे? 1 कैलोरी की, या 1 कैलोरी की एनर्जी खर्च हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। और ये जूल्स का लॉ है, ये जूल ने आपको बताया था 1840 में। ठीक है, इसी का उल्टा भी होता है हमारे पास, कि अगर आपको इतना जूल का वर्क करना है तो 1 कैलोरी की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या इतने जूल का वर्क हुआ है तो इतनी एनर्जी मेरे पास प्रोड्यूस होगी, विच इज 1 कैलोरी। तो ये सारे का सारा पार्ट किसके अंदर आ गया मेरे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये लिखने को आएगा तो आप इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपके पास हर एक स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट कोई सी भी लिखी जा सकती है। अब आ जाते हैं इसके अपने पास मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पर। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। ये आपके पास कोई सिस्टम है। अभी शुरुआत में ये जो U1 है ना, ये U1 क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी। ये यूनिट नहीं है, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो इनिशियली सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है अपने पास? U1। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसकी इंटरनल एनर्जी 0 रही हो। ठीक है, चाहे उस पे बिल्कुल ना के बराबर इंटरनल एनर्जी हो, बट होगी जरूर। ठीक है, आप इसको ऐसा समझना, अभी ये आपके पास क्या रखी हुई है? कोई कॉफी रखी हुई थी जो कि ठंडी हो गई। ठीक है, कॉफी रखी हुई थी, ठंडी हो गई, लेकिन आपको क्या था? आपको कहा कि नहीं भाई मेरे को तो कॉफी पीनी है,
तो आप क्या करोगे, कॉफी को ले जाके दोबारा से गर्म करोगे। भले ही वो ठंडी हो गई हो बट उसके पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी उस वक्त भी मौजूद थी। तो जब आपने हीट किया तो हीट करने के लिए आपने उसको या तो गैस पे रखा होगा या माइक्रोवेव में डाला होगा। तो ये कॉफी को अगर गर्म होना है तो गर्म होने के लिए क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। और कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, मेरे पास ये हीट एनर्जी। तो मैं कहता हूं इसने क्यू अमाउंट की हीट एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी। ठीक है, क्यू अमाउंट की क्या करी इसने, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अब जहां आपने बोला कि हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इसका मतलब वहां पे वर्क डन भी हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन वहां पर हुआ है। तो ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो गया था, इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो हम बोलते हैं इसके पीछे कितना वर्क डन करना पड़ा मेरे को, डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, तो लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। कहां से कहां तक, U1 से U2 तक। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी को कहां से कहां तक ले गए हम लोग, U1 से U2 तक। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इसके पीछे अपने पास, Q अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इतनी बात आई यहां पर समझ में। W का वर्क डन हुआ, ठीक है, जिसके पीछे सिस्टम ने Q अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। और अगर उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो उसकी जो अब इंटरनल एनर्जी है वो U1 से बढ़कर के कहां पर पहुंच गई, U2 पर पहुंच गई। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया भाई आपके पास U2 माइनस U1। तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, U2 माइनस U1 के। ठीक है, अब एक इस बात को समझेंगे कि भाई U2 किसके इक्वल होगा। देखो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी शुरू में, कॉफी जो ठंडी पड़ी थी उसके पास जो भी एनर्जी थी आपने बाहर नहीं खींची क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हो, तो U1 तो रखेगा ही रखेगा अपने पास। प्लस आपने इसे जो हीट दी उसको भी रखेगा अपने पास। लेकिन आपने सिस्टम पे क्या करा, वर्क डन। एंड वर्क इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिस्टम पे जो भी वर्क डन हुआ होगा ना, इसकी इंटरनल एनर्जी को U1 से U2 तक ले जाने के लिए, वो वर्क डन भी कहां स्टोर हो जाएगा, सिस्टम में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो U2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, U1 प्लस Q प्लस W के। इसलिए U2 किसके इक्वल है मेरे पास, U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास Q प्लस W के अमाउंट से बढ़ गई, क्योंकि पहले कितनी थी, U1 थी, अब हो गई U1 प्लस Q प्लस W। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, वेयर U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, तो ये जो Q प्लस W आया है ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो अमाउंट बाय विच इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज। ठीक है, तो निकाले अब इसको, कितना आता है निकल करके अपने पास ये। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी थी भाई, हमने बोला डेल्टा U की वैल्यू है U2 माइनस U1। तो मुझे बताओ कि U2 में मेरे को क्या पुट करना चाहिए, U2 में मेरे को पुट करना चाहिए U1 प्लस Q प्लस W माइनस U1, कैंसिल हो गए। तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल आई, सिर्फ और सिर्फ Q प्लस W के। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा ना, वो कितना चेंज आएगा, कितनी हीट आप सप्लाई करोगे और कितना आप वर्क डन करोगे, बस। ठीक है, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम उसे अपने पास रख लेगा, जो आप वर्क डन करोगे वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसने भी किसी एनर्जी की फॉर्म या किसी एनर्जी का रूप लिया होगा, तो भी सिस्टम में जाके बैठा होगा, वो एनर्जी भी उसके बराबर। तो इसीलिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गया मेरे पास, Q प्लस W के। ठीक है, आई बात समझ में, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यही है फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो आपको बता रहा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी एनर्जी आप जो सप्लाई करोगे तो उसके दौरान वो वर्क डन भी करवाएगी। तो ये कहीं नहीं गए, ये सिस्टम में ही बैठे हुए हैं, जो कि किस रूप में बाहर निकल कर कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, यही चीज आपको किस में देखने को मिलेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। क्या जो डेल्टा U है वो किसके इक्वल आ रहा है बताओ, Q प्लस W के। देखो अब आपके पास दो तरीके के चेंज होते हैं,
एक तो होता है आइसोथर्मल चेंज। आप मेरे को बताओ आइसोथर्मल चेंज की क्या कंडीशन होती थी? आपने कहा था कि आइसोथर्मल चेंज में मैं टेम्परेचर को क्या बनाए रखूंगा? कांस्टेंट बनाए रखूंगा। देखो अगर आइसोथर्मल चेंज के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा ना, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आप आइसोथर्मल चेंज की बात करो तो उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि भाई आप टेम्परेचर ही चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा यू को जीरो कर दूं तो जीरो किसके इक्वल आ गया? क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहां से? माइनस डब्ल्यू। तो ये चीज आप डायरेक्टली यूज करोगे अपने न्यूमेरिकल्स में। अगर आपके पास कोई आइसोथर्मल चेंज है, वहां कुछ नहीं लिखा रहेगा कि क्या क्यू है क्या डब्ल्यू है। आइसोथर्मल चेंज आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो डेल्टा यू जीरो हो गया होगा, ये आपको खुद पुट करना पड़ेगा। अगली चीज होती थी एडियाबैटिक। आप मेरे को बता सकते हो एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या कंडीशन होती थी? एडियाबैटिक जो चेंज है, एडियाबैटिक चेंज का मतलब होता है कि सिस्टम में ना कोई हीट एनर्जी एंटर करेगी, ना कोई हीट एनर्जी वो लूज करेगा। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता था। भाई एडियाबैटिक चेंज में जो एनर्जी है इसका ट्रांसफर नहीं होता है, तो एडियाबैटिक चेंज के लिए क्यू की वैल्यू कितनी हो गई फिर? जीरो। ठीक है, क्योंकि आपने बोला भाई सिस्टम ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज तो लाना नहीं है। तो देयरफॉर जो डेल्टा यू था वो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो प्लस डब्ल्यू के। तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया? वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल निकल करके आ गया यहाँ पे? वर्क एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वर्क। एक बहुत जरूरी चीज हम लोग यहां से अब समझेंगे। देखो आपके पास क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? माइनस डब्ल्यू के। कल हम लोगों ने दो चीज की बात करी थी, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पॉजिटिव होता था नेगेटिव होता था? वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन आपको पता है यही चीज आपको हीट के लिए पढ़नी है, हीट एनर्जी। अगर मैं कहूं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी है तो नेगेटिव। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। साइन कन्वेंशन के बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है, बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और वैसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम भी नेगेटिव। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब रहेंगे आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स। तो अभी अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म किया, उसी के साथ वर्क डन भी हम लोगों ने किया था रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। अब उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस तरीके के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, या उन्होंने खुद ही पूछ लिया होगा कि वॉल कैसी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है। ठीक है, सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करी सराउंडिंग में से, लेकिन एक डब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन हुआ सिस्टम पे। तो सिस्टम पे वर्क डन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या लिख रहे हैं? नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो अगर मैं आंसर बोलूं सबसे पहले वाले पार्ट का, यहां पर आपके पास Q की वैल्यू कितनी है? जीरो। ठीक है, बट वर्क डन हुआ है। तो ये जो वर्क डन हुआ है हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर Q की अमाउंट जीरो है तो वर्क डन कौन सा होता है? ये एडियाबैटिक वर्क डन है। ठीक है, एडियाबैटिक वर्क डन में क्या होता है? एडियाबैटिक वर्क डन में जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना वो जीरो हो जाता है। तो उनका कहना है कि आप मुझे बताओ किस तरीके की वॉल इस सिस्टम के पास है। तो सिस्टम के पास वॉल कौन से नेचर की हो गई फिर? एडियाबैटिक। ठीक है, वर्क डन तो हो रहा है, बट वो जो वर्क डन हुआ उसके कारण कोई मेरे पास हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो पहला वाला तो सिंपल था, कोई ज्यादा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है तो तीनों ही सिंपल, क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर अभी जो पढ़ के आए हैं उसके बेसिस पे मेरे ख्याल से आपको तीनों चीजें आ जानी चाहिए। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट। कह रहे सिस्टम पे वर्क डन नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन फिर भी हम सिस्टम से कितने अमाउंट की हीट निकाल करके ले जा रहे हैं? क्यू अमाउंट की। इसका मतलब आपकी वॉल कंडक्टिंग है। सिस्टम अगर हीट बाहर रिलीज कर सकता है तो वॉल कंडक्टिंग है। और
कह रहे हैं कि हीट हम लोगों ने किसको दी है, यहाँ पर सराउंडिंग को दी। तो देखो हीट एक्सचेंज होने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि आपका सिस्टम ही ओपन है, ठीक है। अगर सिस्टम ओपन होता तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां से हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा होता, सराउंडिंग्स में ओपन है भाई, अगर आप कॉफी का कप या चाय का कप खुला रखोगे तो सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली हीट जो है निकल करके ट्रांसफर हो रही होगी, जरूरी नहीं वॉल से ही हो। पर अगर सिस्टम का जो आपके पास लिड है अगर वो बंद है, तो अब जो कंडक्शन है वो सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है, वॉल्स के थ्रू। तो वर्क डन होगा, उसमें वर्क डन होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वर्क डन तो हुआ, वो कोई वर्क डन नहीं हुआ अपने पास, लेकिन क्यू अमाउंट की हीट क्या निकल गई, यहां से बाहर निकल गई। तो कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऊपर से भी ओपन हो सकता है, ये हो सकता है मेरे पास जो वॉल है कंडक्टिंग हो सकती है। तो अब आपसे पूछ रहे किस तरीके की वॉल है यहाँ पर, तो जो वॉल है वॉल का नेचर कैसा निकल करके आ जाएगा मेरे पास, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल से यहाँ पर किसमें, लाइट में, मतलब किसकी, नहीं तो हीट तो वहां पे जो निकल रही है ना, वो तो ऐसा है कि वो बल्ब गर्म हो रही है एलईडी, तो वो हीट जो रिलीज कर रहा है वो तो वहां पर आपके पास लॉस की फॉर्म में। हम कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है ना, सिस्टम ने हीट रिलीज करी है। तो जैसे ये है तो ये प्लास्टिक है, तो जो प्लास्टिक है उसके बाद उन्होंने मेटल प्लेट लगाई होगी, तो ये सब अपने पास हीट रिलीज कर सकते हैं सराउंडिंग में। ये सब कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब हीट कंडक्शन रहता है इनके पास। प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, बस बात वो है, ठीक है। एनर्जी जो रहती है लाइट की, वो उसका रेडिएशन अलग होता है, लाइट की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है हीट की। तो हीट पे अलग तरीके से काम करता है, लाइट में अलग तरीके से। अभी हम लोग लाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, हीट तो आपके पास वो हो गई ना, हीट को हम लोगों ने बोला था कि जब वर्क डन होगा तो वर्क डन होते वक्त एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी की फॉर्म में मेनली वो हीट होती है। लाइट तो अलग चीज है, लाइट तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो ग्लो कर रहा है ना, हाँ तो वो तो ग्लो कर रहा है। तो लाइट का मतलब वो कलर रेडिएट कर रहा है, बट हीट जो है, हीट का लाइट से कोई चीज लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका लिंक जो है वो वर्क से है। अब लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन किया है सिस्टम ने, और उसके लिए आपको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, यहां पर क्यू अमाउंट की हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। तो आपसे पूछ रहे हैं सिस्टम किस तरीके का है, किस तरीके का सिस्टम है मेरे पास। ये डब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन किया सिस्टम ने, क्यू अमाउंट की आपने हीट सप्लाई करी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो सिस्टम था ये कैसा था, क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है। क्यों? अभी आइसोलेटेड क्यों नहीं है, आइसोलेटेड होता है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम में फिर जो मेरे पास जो वर्क डन है, जो हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है। मैं वर्क डन कर रहा होता पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता था। आई बात समझ में? क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम ना तो मैटर एक्सचेंज करता है और ना ही अपने पास हीट एक्सचेंज करता है। बट जो आपका क्लोज सिस्टम, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। जो आइसोलेटेड सिस्टम क्या करते हैं, अपने पास ना ही आपके पास हीट एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए दिखेंगे वो आपको, और ना ही मैटर को एक्सचेंज करते हुए दिखेंगे। बट क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपने कप को अगर ऊपर से ढक भी दिया तो कप की वॉल्स हैं, कप की जो वॉल्स हैं उनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है, वैसे ही यहां पर हो रहा है। तो उनको यही कहना था कि क्यू अमाउंट की जो हीट है वो सप्लाई करी गई सिस्टम को, और डब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन हुआ। इसका मतलब है क्लोज सिस्टम की फॉर्म थी। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी अभी अपने पास क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा यू आपको निकालना है। अगर सिस्टम ने 15 किलो जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी और 5 किलो जूल का वर्क किया। अब ये वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो पहले वाले पार्ट में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्यू कितना है 15 किलो जूल। मुझे बताओ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव का 15 लेंगे। अब वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम ये नेगेटिव होता था। सिस्टम जब वर्क डन करेगा तो कैसा लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। डेल्टा यू, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको, क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन होती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसलिए बनाई गई है, जैसे फिजिक्स में आप फॉर्मूले जब लगाते हो, आपने देखा होगा जब वेक्टर सॉल्व करते हो तो वेक्टर में कहते हैं भाई अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए और उसकी डायरेक्शन अगर आपने लेफ्ट टू राइट ली है तो +5, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट लेंगे तो -5, ताकि देखने वाले को पता रहे कि हाँ ये जो दोनों अपने पास फोर्सेस है अपोजिट नेचर के, तो वैसे वर्क होते हैं।
वर्क एक होता है जो सिस्टम करेगा और एक वर्क सिस्टम पे होता है। जब कोई पढ़े तो उसको देख के पता चल जाए कि ये वर्क डन के अपने पास डायरेक्शन क्या थी, क्योंकि डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गई, तो क्यू की वैल्यू हो गई 15, 15 प्लस -5। अब 15 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 10 किलो जूल। तो पहले वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया मेरे पास, 10 किलो जूल। ये 10 किलो जूल यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट को अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, कितने जूल का वर्क डन हुआ, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो कह रहे हैं 15 किलो जूल की जो हीट है ना वो सिस्टम ने बाहर फेंक दी, तो हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो -15 किलो जूल। तो यहां पे भी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू से निकालेंगे, -15 + 5, आंसर कितना आ गया, -10 किलो जूल। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा यू। ठीक है, यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 किलो जूल। ये लो, ये हो गया आपके पास ये दूसरा वाला क्वेश्चन। के पास एक आइडियल गैस है जो कि 1 मोल है। ठीक है, इसको किसी बल्ब के अंदर रखा है हमने और उस बल्ब की कैपेसिटी 10 लीटर है। तो वो जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, 10 लीटर का। इसको 1 बार प्रेशर पे हम लोगों ने अलाउ करा और एक दूसरे बल्ब में इसको इवैक्यूएट कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर की। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर आपके पास ये पहला बल्ब था यहां पर, तो हम लोगों ने इस छोटे से बल्ब से एक बड़ी बल्ब जोड़ी हुई है। ये जो पहला बल्ब है इसकी कैपेसिटी कितने लीटर की है, 10 लीटर की, और अगले वाले की कैपेसिटी कितने की है, 100 लीटर की। तो आपकी गैस ना इवैक्यूएट होकर के किसकी तरफ जा रही है, 10 लीटर से 100 लीटर की तरफ। ये आपकी गैस है। ठीक है, तो भाई गैसेस का आपको पता है, इनको तो जितना आप यहां पर रूम दोगे उतना अपने पास एक्सपैंड करेंगी। तो जब मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूंगा तो वो 10 लीटर है, और जब मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूंगा तो वो कितना है, 100 लीटर। तो आपकी गैस 10 लीटर से 100 लीटर की तरफ एक्सपैंड होते हुए जा रही है। 10 लीटर से 100 लीटर का अपने पास एक्सपेंशन हो गया। कितने प्रेशर पे हुआ है पूरा काम, 1 बार प्रेशर पर। प्रेशर कितना है मेरे पास यहां पर, 1 बार है। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं आइडियल गैस के वो कितने दे रखे हैं मेरे को, 1। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई वर्क डन कितना हुआ, मेरे को बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हम लोगों को। देखो क्वेश्चन में यहां पर एक चीज देखेंगे कि आपको जो वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, उन्होंने क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज भी निकालो और वर्क डन तो निकालना ही है खैर, पर प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, एडियाबैटिकली आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है इसका मतलब सिस्टम में कोई भी हीट एंटर अपने पास नहीं करेगी, और अगर आपके पास सिस्टम में हीट एंटर नहीं करेगी, सिस्टम को हीट अपने पास यहाँ पर वो लूज नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर मेरे पास चेंज हुआ होगा क्या, इसका नहीं। आपने एक इसमें क्या होगा, अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में ये हुआ है तो सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जो वर्क डन है वो कितना है यहाँ पर, 0। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, एडियाबैटिक वर्क डन कितना होता था आपके पास, 0। इसके पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि कोई भी हीट ना कि सिस्टम को अपने पास लीव करती है और ना ही कोई भी हीट अपने पास सिस्टम से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन एडियाबैटिक कितना हो गया, 0। डेल्टा यू की बात कर लेते हैं, डेल्टा यू कैसे निकलेगा। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू का फॉर्मूला अगर क्यू प्लस डब्ल्यू है तो भाई ये भी 0 है और वर्क डन भी कितना है, 0। तो डेल्टा यू भी कितना आ गया, तो इंटरनल एनर्जी में भी अपने पास कोई भी चेंज यहां पर निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेल्टा यू भी 0 आ गया और वैसे सिमिलरली मेरे पास डब्ल्यू भी 0 हो गया। तो एक तो ये हो गया आंसर और दूसरा आंसर ये हो गया। ऐसा देखो इसलिए कर रहे हैं इस बार क्योंकि आपका जो चेंज है वो एडियाबैटिक चेंज है, तो एडियाबैटिक की कंडीशन होती थी अपने पास ये। ठीक है, एडियाबैटिक में आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ये एडियाबैटिक कंडीशन है इसलिए इसको यहां पर लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अब 1 मोल की गैस को ना हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि ये एक्सपैंड कर सकती है, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर से 5 लीटर जा सकता है। तो V1 आपके पास 1 लीटर है और V2 कितना है आपके पास, 5 लीटर है। ये भी एडियाबैटिक ही हो रहा है। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, कितना दे रखा है आपको एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर, 1 बार। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बता दो वर्क डन कितना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वर्क पर। ठीक है, अगर वर्क पर आए तो वर्क आपको बताएगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या था, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यही पढ़ के हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल डेल्टा वी।
क्योंकि इस बार आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर मौजूद है। क्या पिछली बार एक्सटर्नल प्रेशर था क्या? ठीक है, यहां पर ये 1 बार था और इस बार भी कितना है आपके पास प्रेशर? 1 बार है। लेकिन पिछली बार हम गैस को सिर्फ इवैक्यूएट कर रहे थे, एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ला रहे थे, बट इस बार आपकी गैस एक्सपैंड कर रही है विद इन द सेम चैम्बर। तो वो किसके अगेंस्ट एक्सपैंड करेगी? इस 1 बार प्रेशर के अगेंस्ट। तो इस बार वर्क डन होगा। पिछली बार वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? अगर आपने 2 बल्ब कनेक्ट कर दिए तो गैस ऑटोमेटिकली ये अपने आप 10 लीटर वाली खाली होकर के 100 लीटर के चैम्बर में पहुंच जाएगी, कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस था वहां पे जो, बट यहां पर अपने पास एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक ही कंटेनर के अंदर हो रही होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये तो -1 हो जाएगी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है? पहले वॉल्यूम आपके पास 1 था, बाद में 5 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से? -4 जूल। ठीक है, -4 जूल अपने पास आंसर रहेगा। कर दो आप लोग इसको नोट। और हाँ, एक जरूरी चीज, डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? Q प्लस W के। ध्यान रहे Q की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? 0, क्योंकि प्रोसेस कैसा है आपके पास? ये एडियाबैटिक है, तो Q तो अपने को 0 ही लेना है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया यहां से? W के। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई? -4 जूल। ठीक है, यह है अपने पास आंसर। देखो आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है वो किसमें? बार में दे रखा है, और वॉल्यूम किसमें दे रखी है आपको? लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी अपने पास? लीटर बार। ठीक है, लीटर बार अगर यूनिट बन रही है तो भाई आपको इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? जूल में चेंज करना पड़ेगा। प्रेशर जो है, प्रेशर बार में नहीं होना चाहिए था, और वॉल्यूम आपके पास लीटर में जो दे रखा है, वॉल्यूम भी हम लोग अगर लेकर के चलो तो सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम रहता है। तो आप लोग एक कन्वर्जन याद रखना कि जो 1 लीटर बार है, 1 लीटर बार इज इक्विवेलेंट टू 100 जूल। 1 लीटर बार में कितने जूल होते हैं मेरे पास? 100 जूल होते हैं। तो ये आपके पास -4 लीटर बार बन रहा था, अभी कितना बन जाएगा? -400 जूल। ठीक है, तो -400 जूल यहां पर क्या निकल करके आ गया? अपना वर्क डन निकल करके आ गया। और अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? यहां पर डेल्टा यू आप निकालोगे Q प्लस W करके, तो Q की वैल्यू तो यहां पर 0 हो गई, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया? W के। और W की वैल्यू कितनी निकाली आपने? -400 जूल। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है सिस्टम की, क्योंकि गैस ने एक्सपैंड करना था। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। देखो मैं यहां पर फिर से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। यहां पे क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में? जो इसकी कैपेसिटी है ना, ये 1 बार पे है। कोई बल्ब है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की, एक बार प्रेशर पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस को अलाउ कर रहे हैं कि 10 लीटर से 100 लीटर पे एंटर कर सकता था। लेकिन इन्होंने यहां पर एक कंडीशन यूज कर रखी है, इवैक्यूएटेड बल्ब। इवैक्यूएटेड बल्ब का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये किसके अंडर चल रहा है? अंडर वैक्यूम। ठीक है, किसके अंडर चल रहा है मेरे पास? ये अंडर वैक्यूम। अगर ये अंडर वैक्यूम चल रहा था तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है मुझे बताओ वो कितना लिया जाएगा? 0। ठीक है, तो जब आप वर्क डन निकालोगे ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसलिए मैंने बोला था यहां पर प्रेशर जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना निकल करके आएगा? 0 ही निकल करके आएगा। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, ये वैक्यूम के अंदर ये कंडीशन लगाई गई थी, ये वैक्यूम के अंदर हो रहा था ये प्रोसेस। इवैक्यूएटेड बल्ब जो उन्होंने लिख रखा है टर्म, वहां पे वैक्यूम के लिए यूज हो रखा है। ठीक है, अगले वाले में प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है, लिख भी रखा है देखो कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है एक बार का। पिछली बार कैपेसिटी मेंशन करी है कि एक बार पर किसी बल्ब की 10 लीटर की कैपेसिटी है। इसका मतलब ये नहीं वहां पर एक बार का प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से, एक बार पर वो 10 लीटर की कैपेसिटी रखता है, बट उसके बाद इसको हम लोगों ने इवैक्यूएटेड बल्ब में एंटर कराया, मतलब अंडर वैक्यूम गया है ये प्रोसेस, इसलिए वर्क डन 0 आया, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया था। तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है इसलिए। यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन आपको W, Q, डेल्टा U सब कुछ निकालने। अगर 0.75 मोल की आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब आप मुझे बता सकते हो टेम्परेचर कैसा है? यहाँ पर कांस्टेंट है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और वो टेम्परेचर था कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। और इसका वॉल्यूम कहां से कहां चला गया? 15 से 25 लीटर। तो V1 आपके पास 15 लीटर है, V2 आपके पास 25 लीटर है, और टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस दे रखा है? ध्यान रहे टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में पुट नहीं होता है, किसमें पुट होता है? केल्विन में। तो जब इसको केल्विन में लेकर के आएंगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा? ये 300 केल्विन।
कितने मोल हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कितनी यूज करी आपने, 0.75 मोल यूज कर रखा है गैस का, ठीक है 0.75 मोल। फॉर्मूला लगा दें हम लोग, फॉर्मूला पता है हम लोगों को इसका, तो वर्क डन कितना निकल करके आएगा यहाँ पर, डब्ल्यू की अगर बात करी जाएगी तो -2.303 एनआरटी और log V2 बाय V1, यही होता था फॉर्मूला, 2.303 एनआरटी log V2 बाय V1 -2.303 एंड n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर 0.75। अब r क्या होता है यहाँ पे, r का मीनिंग क्या रहता था आपके पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू लिखाई थी हम लोगों ने आपको, एक होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और एक होती है 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम इनवर्स मोल पर केल्विन। यहां पर आपको यूज करनी है आर की वैल्यू, कौन सी वाली अपने पास 8.314, क्योंकि हम सब कुछ ऐसा यूनिट में लेके चल रहे हैं, ठीक है भाई। आर की वैल्यू मैं बता देता हूं, आर की वैल्यू कौन सी यूज करी हम लोगों ने, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आर की वैल्यू हम लोग यहां पर यूज करेंगे। फिर आ जाते हैं लॉग वाले पार्ट पर। अरे पहले टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर कितने डिग्री का है यहाँ पर, 300 केल्विन का है, और लॉग V2 बाय V1, V2 है 25, ये था 15, तो 5 3 सा 5 5 सा, बाकी यहां वाला जो पोर्शन है इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो लॉग है, ये तो भी सॉल्व होगा, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, पहले यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा मत कर देना। देखो जो वर्क डन है, वर्क डन के लिए अब क्या बन रही है इक्वेशन, -2.303 इंटू 3 इंटू 8314 इंटू 3 और log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये बन गया log 5 माइनस log 3, ठीक है, ये बन गया आपके पास log 5 माइनस log 3। अब आपको ना log की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, 1 से लेकर के 10 तक की log की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, कम से कम 13 तक की याद कर सकते हो, बहुत अच्छा है। जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, अभी आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर की या फिर टेबल की हेल्प ले लेना, बट आनी सबको चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में टेबल अलाउड नहीं होती ना कैलकुलेटर। log 5 जो होता है, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 3 होता है मेरे पास 0.4771। तो आंसर आ गया अपने पास -955.5 जूल। ये आया है आपके पास वर्क डन। अच्छा ये वर्क डन कैसा निकल करके आया, ये नेगेटिव वर्क डन निकल करके आया। तो ये जो वर्क डन नेगेटिव है, आप मुझे बताओ इसका नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये एक्सपेंशन का वर्क है या कंप्रेशन का, ये एक्सपेंशन का है। जब भी गैस एक्सपैंड करेगी तो नेगेटिव वर्क निकल करके आएगा, और जब कंप्रेशन होती है तो पॉजिटिव वर्क आता है, तो ये वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर ये अगला वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसका आंसर देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 2 लीटर था, ठीक है। अभी जो 2 लीटर का गैस है, ये 2 लीटर का गैस क्या कर रहा है, ये 10 एटीएम के प्रेशर पर एक्सपैंड कर रहा है, बट आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का क्या आप लोग मेरे को मीनिंग बताओगे क्या, आइसोथर्मल का मीनिंग है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती थी आइसोथर्मल के लिए, 0, डेल्टा यू 0, या पहले लिख लिया करो ताकि आपको आगे जो कुछ भी पूछा हो बात की बात है, पर पहले डेल्टा यू को 0 कर देंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपैंड करा रहे हैं, बट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। भाई वैक्यूम है तो मुझे बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, ठीक है। गैस जिस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करती है वो तो है ही नहीं वहां पर, क्योंकि वैक्यूम है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। तो कह रहे हैं कब तक एक्सपैंड करेंगे, जब तक कि 10 लीटर तक ना पहुंच जाए वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, तो V1 की वैल्यू 2 लीटर है और V2 की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर 10 लीटर है, ठीक है। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने वर्क डन भी पूछा हुआ है, हीट भी पूछी हुई है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा था यहाँ पे, कांस्टेंट था। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है
तो यहां पर Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? डेल्टा U तो क्या हो गया आपका? 0 हो गया। डेल्टा U 0 हो गया तो डेल्टा U किसके इक्वल हुआ करता था? Q प्लस W के। तो 0 इक्वल्स टू Q प्लस W, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस W के। ये आप डायरेक्टली याद रखो, बार बार ना लिखना पड़े ताकि, ठीक है? मैं दोबारा से लिख रहा हूं पर फिर भी। तो Q की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पर? माइनस W के। इसका मतलब है कि W निकाल दो, Q आ जाएगा। अब W तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पर आपने बोला एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 0, क्योंकि तो वैक्यूम है, तो वर्क डन कितना हो गया? तो Q भी कितना आएगा फिर? ठीक है, तो यहाँ पे W भी 0 है, Q भी 0 है। ध्यान रहा, भी मैंने ये पहले और दूसरे पार्ट का आंसर नहीं बताया है, अभी ये इसका आंसर बताया है जो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द हीट एब्जॉर्ब। अब उन्होंने दो केस लगाए हुए हैं। अब पढ़ते हैं जरा पहले केस को। इफ द सेम एक्सपेंशन टेक प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। अब आ गया एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास, कितना दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर? 1 atm। 1 atm का एक्सटर्नल प्रेशर है, तो कह रहे हैं कि कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी और कितना वर्क डन होगा। तो पहले वर्क डन निकाल देते हैं, क्यों अपने आप आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आइसोथर्मल ही है। ठीक है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो सबसे पहले मैं वर्क डन पे आ जाता हूं। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, कितना है? -1। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बनेगी? डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, 10 में से 2 हटाएंगे, कितना आ गया यहां से आंसर? -8 जूल। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? -8 जूल। ये जो नेगेटिव लगता था, ये नेगेटिव आपको क्या बताता था? नेगेटिव आपको क्या बताता था? ये वर्क डन कौन सा है? ये एक्सपेंशन का है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी किसका है अपने पास? एक्सपेंशन करिए। क्यू की वैल्यू निकाल दे। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू इक्वल्स टू, भाई क्यू किसके इक्वल रहेगा? -W के। तो क्यू तो -W है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? -8। आंसर कितना आ गया? +8 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यू इक्वल्स टू -W है, तो W अगर आपका -8 जूल है तो क्यू की वैल्यू 8 जूल हो गई प्लस में। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर यही एक्सपेंशन आपके पास फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर बनाने के लिए जाए, लेकिन रिवर्सिबली कंडक्ट कर रहे हैं, रिवर्सिबली, ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, अब क्या करेंगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन में? सेकंड वाले पार्ट में जो आपके पास एक्सपेंशन है वो कैसा हो रहा है? रिवर्सिबली हो रहा है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना ले जाना है? 10 लीटर। तो V1 की वैल्यू अभी भी 2 लीटर है और V2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ये 10 लीटर है। ठीक है, V1 आपका 2 लीटर हो गया, V2 10 लीटर हो गया। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए जो आप लोगों ने फॉर्मुला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है? क्या होता था वहां पे वर्क डन का फॉर्मुला? 2.303 nRT log V2 by V1, यही रहता था, log V2 by V1। n यहां पे नहीं दे रखा उन्होंने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे। देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए होते ना, आप एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स को ना 1 मान लेना। कितना मान लेना है इनको यहाँ पर? 1। क्योंकि मोल नहीं दे रखे तो मैं एक मोल के लिए इसको सॉल्व कर देता हूं। पर पता है प्रॉब्लम क्या करेगा आपको? मुझे बताओ कौन प्रॉब्लम करेगा आपको? ये T। क्या टेम्परेचर दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दे रखा टेम्परेचर। अगर नहीं दे रखा है, अब यहाँ पे सारी बात आती है कि आपको जब इसका डेरिवेशन कराया जाए ना, अब आता है कि डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। कुछ यूज करा था हम लोगों ने, जब आपने इसकी इंटीग्रल इक्वेशन बनाई थी, इसकी इंटीग्रल इक्वेशन में RT होता नहीं था, इसकी इंटीग्रेशन में उल्टा क्या था अपने पास? PV था। आपने PV हटा के यहाँ पे RT को लाए थे आप, तो अब उल्टा कर दो। PV किसके इक्वल होता है? nRT के। और अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली है तो PV किसके इक्वल हो गया? RT के। तो भाई ये करो अब W में यहाँ पे पुट। अब आई बात समझ में कैसे करेंगे? टेम्परेचर नहीं था बट प्रेशर और वॉल्यूम तो गिवन है। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। तो वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 PV और log V2 by V1। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल दो, जल्दी से कर दो इसको। 2.303 प्रेशर की क्या वैल्यू पुट करेंगे भाई? मुझे पहले प्रेशर बताओ जल्दी। प्रेशर आपने कहा 1 atm है, वॉल्यूम कितना लेंगे? वॉल्यूम लिया जाएगा इनिशियल, किस वॉल्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर? 2 लीटर के अगेंस्ट। और log V2 कितना कर रहे हैं? 10। और V1 कितना था आपके पास? 2। ठीक है, 2 5 10। ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है ना, तो आपने आर्ग्यूमेंट में करा है ऑपरेशन, आर्ग्यूमेंट में कैंसिल कर सकते हैं। मैं आर्ग्यूमेंट से इस न्यूमेरिक वैल्यू को कैंसिल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, विद इन द आर्ग्यूमेंट तो आप चेंजेस कर सकते हो। 2.303 इंटू 2 और log 5 कितना होता है अपने पास? 0.6990।
ठीक है 0.6990 आप इसको कर देना, जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा इतना जूल अपने पास आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख दो जो भी आ रहे हैं। यहाँ पे जो 2.303 है इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, कितना प्रेशर है 10 एटीएम का। ठीक है आपकी जो गैस है वो कितने प्रेशर पर है इनिशियली, वो 10 एटीएम प्रेशर पर है और किस वॉल्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रही है 2 लीटर के अगेंस्ट। ठीक है और उसके बाद क्या बनेगा log V2 by V1 मतलब log 10/2, तो 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2.303 इंटू 20 इंटू log 5 मतलब 0.6990। 1/2 को ही हम लोग 5 कहते हैं इसलिए लिखा हुआ है। ये आ जाएगा 32.2 लीटर एटीएम। ठीक है कितना है अपने पास ये 32.2 लीटर एटीएम। अब जो वर्क होता है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है अपने पास, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। अब लीटर एटीएम को जूल के लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते थे आपसे 100 से। ठीक है वैसे 101.3 होता है पर आप 100 से भी कर सकते हो। ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू 101.3 होती है। इसको इसको जब आप जूल में लाओगे तो जूल में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना 101.3 से, पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से भी कर सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा यहाँ पर जूल में। ठीक है ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और इस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से हम लोगों को यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है और पूछा है हर स्टेज में कितना वर्क डन हो रहा है अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो। देखो भाई हर स्टेज का मतलब है यहाँ पे जो स्टेजेस है वो 4 है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और उसके बाद डी से ए। ठीक है तो पहला जो स्टेज है अगर मैं ए से बी की बात करूं तो ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक अगर आप देखोगे तो जब पॉइंट ए है पॉइंट ए पर वॉल्यूम कितना है 2 लीटर का और पॉइंट बी पर वॉल्यूम कितना है 8 लीटर का। तो जब मैं ए से बी गया तो ए से बी के लिए V1 की वैल्यू 2 लीटर है और V2 की वैल्यू कितनी है वहां पर 8 लीटर। ठीक है प्रेशर कितना है, कांस्टेंट प्रेशर कितने आए वहां पे प्रेशर आपके पास 12 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है 12 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर आपको वहां पर दे रखा है। अब वर्क डन कैसे निकालते थे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास P डेल्टा V, तो भाई P डेल्टा V करेंगे सिंपल सा आंसर आ जाएगा ए से बी का। ठीक है निकाल दो जल्दी से। प्रेशर की वैल्यू है -12 इंटू 10 की पावर 5, डेल्टा V कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा V की बात करें तो 8 - 2। ठीक है 8 - 2 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज अगर ध्यान दे तो वॉल्यूम ना आपका लीटर में है पर प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नाप रहे, इसका मतलब सब कुछ अपनी ऐसा यूनिट में। तो वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो लीटर नहीं होती है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब को जाएगा फिर, क्योंकि भाई अगर यहां मीटर स्क्वायर हुआ है तो यहां पे आपको मीटर क्यूब यूज करनी पड़ेगी, तो ये लीटर में है अभी। तो 12 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6, देखो आपको भी पता होगा कि भाई अपने पास जो 1 मीटर क्यूब होती है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब आ गए 10 की पावर -3। ठीक है तो आपका जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको एंड में 10 की पावर -3 से। अब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा जूल में, तो -72 इंटू 10 की पावर कितना हो गया ये 2 जूल, तो आंसर आ गया आपका -7200 जूल। ठीक है ये हुआ वर्क डन। कौन सा प्रोसेस था अभी, ये ए से बी वाला था। ए से बी के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर बी से सी की। देखो बी से सी पर क्या होगा, बी से सी पर एक चीज हो रही है भाई, बी से सी पर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा। बी से सी में जो पहला वॉल्यूम है वो भी 8 लीटर है और दूसरा वॉल्यूम भी 8 लीटर, तो डेल्टा वी तो 0 हो गया, और अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो डब्ल्यू कितना आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है -p डेल्टा वी, तो ये तो 0 है इस प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन कितना हो गया बी से सी पर 0। सी से डी का निकाल दोगे आप, सी से डी पे भी वही फॉर्मूला लगा देना भाई। ठीक है और वैसे ए से डी वाला भी कितना हो जाएगा, ए से डी वाला वर्क डन भी कितना आएगा 0 निकल करके, क्योंकि वहां पर चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0 है। ठीक है और सी से डी वाला भी आप लोग खुद ही कर सकते हो, सी से डी वाला जो है आप लोग इसको खुद से कर लेना। ठीक है यहां पर वॉल्यूम जो है आपके पास 8 है और उसके बाद वॉल्यूम आपके पास 2 हो गया। ठीक है तो V1 की वैल्यू वहां पर 8 है और V2 की वैल्यू 2 है, तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ये पॉजिटिव निकल करके आएगा।
क्योंकि एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज अपने पास नेगेटिव है, एंड एक जो फॉर्मूले में है वो माइनस पहले लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव यील्ड करके दे देगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कर लेना। बिल्कुल वैल्यू सेम आएगी, बस एक नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होगा। जो आपने माइनस में निकाला है 70 to 100, वहां पे प्लस में आ जाएगा, क्योंकि भाई पिछली बार 8 में से 2 हटाया था, अब 2 में से 8 हटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इतना ही तो फर्क है, बाकी तो सब सेम ही है।